हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट सी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर फर्स्ट के ए बी पार्ट बता चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम पार्ट सी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर नॉइस लेस होता है? ठीक है, डीसी शंट जनरेटर, एमजी सेट, डिस्टकारी, रोटरी कन्वर्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण में निम्नलिखित में से किसी एक मशीन की आवश्यकता होती है? एमजी सेट, डिस्टकारी, धातु डिस्टकारी, रोटरी कन्वर्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटरी कन्वर्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस हीटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर कन्वर्टर सेट डैश डैश का संयुक्त रूप होता है? मोटर और जनित्र, मोटर और कम्यूटेटर, मोटर और प्रत्यावर्तक, जनित्र और कम्यूटेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर और जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मोटर कन्वर्टर सेट एक मोटर और एक जनरेटर से बनाया गया समग्र उपकरण है जिसे डैश डैश युग्मित किया जा सकता है विद्युत और चुंबकीय तरीके से, यांत्रिक तरीके से, विद्युत और यांत्रिक तरीके से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत और यांत्रिक तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक बैक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। एक बैक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है वोल्टेज को स्थिर करने में, वोल्टेज को स्टेप अप करने में, वोल्टेज को दुगना करने में, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? स्टेप डाउन करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश बाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है? सेकेंडरी, तिरछी, दोहरी परत वाली, एकल परत वाली। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एकल परत वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में लैप वाइंडिंग का प्रयोग होता है उच्च विभव उच्च धारा के लिए, निम्न विभव उच्च धारा के लिए, उच्च विभव निम्न धारा के लिए, निम्न विभव निम्न धारा के लिए। बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न विभव उच्च धारा के लिए। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे आप लोगों की TG2 की तैयारी होती रहे और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार कुंडली कार्य करती है विद्युत प्लेट के तौर पर, विद्युत चुंबक के तौर पर, विद्युत तार के तौर पर, चालक के तौर पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत तार के तौर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता? लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ग्रे में रिंग वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ग्रे में रिंग वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होगी? बैक पिच से कम, बैक पिच के समकक्ष, बैक पिच से दोगुनी, बैक पिच के से अधिक। तो क्या होगा? बैक पिच से कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्च अंतराल शब्द आमतौर पर डैश डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? डीसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, प्रत्यावर्तित वाइंडिंग, एसी मोटर वाइंडिंग, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोरायड एक डैश डैश होता है? तार की कुंडलीकृत कॉइल, लूप्ड वायर,
सीधा तार। तो बच्चों क्या होगा, टोरॉइड क्या होता है, एक प्रकार का कॉइल होती है, ठीक है, कॉइल होती है, उसी को हम लोग टोरॉइड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की दिष्ट धारा मशीनों के लिए पाश कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? उच्च धारा और निम्न वोल्टता, निम्न धारा और उच्च वोल्टता, उच्च धारा और उच्च वोल्टता, निम्न धारा और निम्न वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उच्च धारा और निम्न वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ध्रुव स्पॉन या कॉइल पिच के बराबर है तो कुंडलन कहलाता है। मोल पिच, फुल पिच, आंशिक पिच, हाफ पिच। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पोल पिच कहलाता है, फुल पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, फुल पिच कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह पोल मशीन के लिए फुल पिच वाइंडिंग का कॉइल स्पैन होगा 45 डिग्री मैकेनिकल, 90 डिग्री मैकेनिकल, 180 डिग्री मैकेनिकल, 60 डिग्री मैकेनिकल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 60 डिग्री मैकेनिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। एकल फेज वाले मोटरों, ट्रांसफार्मर्स में, 3 फेज वाले मोटरों, डीसी मोटरों में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एकल फेज वाले मोटरों में यूज़ होता है। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती हैं? बास्केट वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग, विषम वाइंडिंग। तो क्या आंसर होगा, चेन वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में डैश डैश कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल, कुंडली अंतराल से पोल अंतराल बड़ा होगा, कुंडली अंतराल बड़ा होगा पोल अंतराल से, कुंडली अंतराल बड़ा होगा पश्च अंतराल से। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कुंडली अंतराल जो है पोल अंतराल के बराबर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने टीजीटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुंडली विस्तृति पोल अंतराल से कम है तो कुंडली डैश डैश कही जाएगी। आंशिक अंतरालित, पूर्ण अंतरालित, अर्ध अंतरालित, समग्र अंतरालित। तो बच्चा आंसर क्या होगा, आंतरिक अंतरालिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट्स में वितरित EMF के वेक्टर योग तथा प्रेरित EMF के अंगणित योग का अनुपात डैश डैश होता है। पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुंडली के बाहर आने वाली सिरों को क्या कहा जाता है? कुंडली की लीड्स, इनएक्टिव कुंडली, कुंडली पिच, एक्टिव कुंडली। तो बच्चों क्या होगा, कुंडली की लीड्स कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव, तापन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो आंसर क्या होगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी की मात्रक क्या है? कैंडिला, ल्यूमेन, लक्स और लक्स। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप की घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? E इज इक्वल टू I/D स्क्वायर कॉस थीटा, E इज इक्वल टू I/D कॉस थीटा, E इज इक्वल टू D/I स्क्वायर कॉस थीटा। चौथा है E इज इक्वल टू I कॉस थीटा। तो बच्चों आंसर क्या है, पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप की ट्यूब डैश डैश से भरी होती है। ऑक्सीजन और आर्गन, लोहा और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, मरकरी और आर्गन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मरकरी और आर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियान
साइन लैम्प का प्रयोग होता है? वाचनालय के लिए, घरों में, उद्योगों में, विज्ञापनों में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विज्ञापनों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं, समांतर में, श्रेणी में, श्रेणी समांतर में, सिरे से सिरे में। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो वायरिंग होती है, वायरिंग में हमको क्या होता है, वोल्टेज समान चाहिए होता है, वोल्टेज जो है हमको समान चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, हम जब पैरेलल में करेंगे तभी वोल्टेज क्या होगा, हमको सब जगह समान मिलेगा। इसलिए हम लोग वायरिंग जो करते हैं वो समांतर में करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमको करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे सीरीज वायरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है? सीढ़ी की वायरिंग के लिए, कंसील्ड वायरिंग के लिए, कंड्यूट वायरिंग के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सीढ़ी के वायरिंग के लिए, ठीक है। जो आपका टू वे स्विच होता है हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ से हम दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो सीढ़ी वायरिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या है 2, 1, 3, 4। तो देखिए हम वो लोग 3 फेज सप्लाई यूज़ करते हैं औद्योगिक में। तो 3 फेज क्या होते हैं? R, Y, B न्यूट्रल। इसके वायर को हम लोग रेड से यूज़ करते हैं, इसके येलो से, और इसके ब्लू से, और इसका ब्लैक होता है। अगर आपसे पूछा जाए अर्थिंग हम लोग करते हैं ग्रीन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? पीवीसी कंड्यूट पाइप, एसएस कंड्यूट पाइप, एमएस पाइप, जस्तीकृत दृढ़ कंड्यूट पाइप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जस्ती दृढ़ कंड्यूट पाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत अनुपात कितना होना चाहिए? 100 बटे परिपथ में बिंदुओं की 4 गुनी संख्या, 100 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या, 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या, 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की 2 गुनी संख्या। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है 2 1 वे स्विच, 1 2 वे स्विच, 2 1 वे स्विच, 2 2 वे स्विच। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि जो सीढ़ी की वायरिंग होती है वहाँ पे हम लोग 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापना के लिए उपयुक्त है? क्लीट वायरिंग, केपिंग केसिंग, कंड्यूट और बेटन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? 6 एम्पियर, 6 एम्पियर 10 नग, 16 एम्पियर 2 नग, 6 एम्पियर 2 नग, 16 एम्पियर 2 नग, 6 एम्पियर 3 नग, 16 एम्पियर 1 नग, 6 एम्पियर 8 नग, 16 एम्पियर 2 नग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 6 एम्पियर 3 नग, 16 एम्पियर 1 नग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? डायरेक्ट ऑनलाइन, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्या होगा? वेरिएबल स्पीड ड्राइव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल पैनल लेआउट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए सबसे कुशल उपाय कौन सा है? मेटल रेसवे, कंट्रोल पैनल के धातु फ्रेम की ग्राउंडिंग, क्रॉस सेक्शनल केबल का कम प्रयोग, छोटी लंबाई के केबलों का प्रयोग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मेटल रेसवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? मल्टीमोटर, यूनिवर्सल, ग्रुप, इंडिविजुअल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मल्टी मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश डैश होती हैं? क्षारीय, निकल कैडमियम, लिथियम आयन, निकल धातु, हाइड्राइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निकल कैडमियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक एयर कंडीशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त की जाती है? टन, अश्वशक्ति, वाट और किलोवाट आवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? सील्ड टंगस्टन ट्यूब, खुली टंगस्टन कॉइल, माइका प्रेस टंगस्टन स्टिप, तांबे की कॉइल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये माइका प्रेस टंगस्टन स्टिप। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जरूर देखिए। मैं आप लोगों की TG2 की तैयारी करवा रहा हूँ। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत है? नाभिकीय, जलीय, ऊष्मीय और डीजल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऊष्मीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोड गुणांक परिभाषित किया जाता है, ठीक है। लोड फैक्टर, मैक्सिमम लोड अपॉन कनेक्टेड लोड, एवरेज लोड अपॉन कनेक्टेड लोड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मितोपयोजक इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? बायोगैस संयंत्र, प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर, बॉयलर, टरबाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसका यूज़ हम लोग अल्टरनेटर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पावर स्टेशन का कार्य है विद्युत तार पर नियंत्रण करना, विद्युत वितरित करना, विद्युत का उत्पादन करना और विद्युत का भंडारण करना। तो क्या हो जाएगा? विद्युत का उत्पादन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचालन लाइन का बोल्टन नियमन का आंशिक मान होना चाहिए? उच्च, बहुत उच्च, निम्न, मध्यम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132 kV की संरचना लाइनों में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग में लेते हैं? पिन प्रकार का, सस्पेंशन प्रतिरोधक, सैकल प्रकार का, पिन और सैकल प्रकार का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सस्पेंशन इंसुलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन प्रभाव इस पर निर्भर करता है? चालक का आकार, पदार्थ का प्रकार, चालकों के व्यास, ये सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। केबल में वोल्टा तनाव अधिकतम होता है? कुचालक पर, कोष पर, चालक की सतह पर, चालक की कोर पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चालक की कोर पर। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। मॉडल पेपर 1 का पार्ट सी। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जरूर देखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों की तैयारी हो सके और आप TG2 में सिलेक्ट हो सकें। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए UPPCL TG2 का मॉडल पेपर नंबर 1 का पार्ट बी लेके आया हूँ, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। पार्ट सी में आपको 50 क्वेश्चंस और सॉल्व कराऊंगा। तीनों पार्ट्स को मिला के एक मेरा मॉडल पेपर 1 तैयार हो जाएगा। अगर आप इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं और इनको नोट्स बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप UPPCL के TG2 एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला कुंडलित जनित्र, शंट जनित्र और योगी जनित्र डैश डैश DC जनरेटर के उदाहरण हैं? स्व उत्तेजित, स्थायी चुंबकीय, पृथक उत्तेजित, अभिविन्यास। देखिए
क्या होता है जो आपका शंट, देखिए जनरेटर दो होते हैं, एक होता है सेल्फ स्टार्टेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और जो सेल्फ स्टार्टेड होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका शंट वाउंड जनरेटर, दूसरा होता है सीरीज वाउंड जनरेटर, और चौथा होता है कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछ रहा है कि शंट वाउंड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर और कंपाउंड वाउंड जनरेटर किस डीसी जनरेटर के उदाहरण हैं। तो स्व उत्तेजित को बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टार्टेड। क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टार्टेड। तो बच्चों मैंने आपको बताया ये क्या है, तीनों जनरेटर क्या है, सेल्फ स्टार्टेड होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विद्युत मशीन में समानता कौन से 2 मुख्य भाग होते हैं? कार्बन ब्रश और रोटर, मुख्य ध्रुव मेन पोल और अंतर ध्रुव, स्टेटर और रोटर, दिक् परिवर्तक और अंतर ध्रुव। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, जो मशीन होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका स्टेटर और दूसरा आता है आपका रोटर। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी मशीन में, तो डीसी मशीन में इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। डीसी मशीन में इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर। और अगर एसी मशीन होगी तो वहाँ पे रोटर कहलाएगा। तो बच्चों आपका आंसर 3 सही है, स्टेटर और रोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? संचयी बहुपद, विवर्धक बहुपद, शंट जनरेटर और सीरीज। देखिए बूस्टर के रूप के लिए हम लोग सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और जो शंट जनरेटर होता है ये बैटरी चार्जिंग के लिए होता है, बैटरी चार्जिंग के लिए, और ये एज अ बूस्टर यूज़ होता है, बूस्टर की तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित चार्ज करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोगी है? देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बैटरी चार्जिंग में हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। श्रेणी जनित्र, विभेदी कंपाउंड, शंट जनित्र, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शंट जनित्र का हम लोग प्रयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है? बेयरिंग प्लेट, कार्बन ब्रश, टर्मिनल ब्रश। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर ये क्या करता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में जनरेटर के केस में करता है और डीसी को एसी में मोटर के केस में करता है। अब जो आपकी धारा होती है वो कहाँ होती है? कार्बन ब्रश में संग्रहित होती है, कार्बन ब्रश। मतलब जो बाहरी सर्किट हैं उनको हम जो धारा पहुंचाएंगे कार्बन ब्रश के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? कार्बन ब्रश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध डैश डैश के बराबर होता है? क्षेत्र, प्रतिपूरक ध्रुव, कम्यूटेटर, आर्मेचर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? क्षेत्र के, फील्ड के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर का उपयोग
इनमें से किसमें नहीं किया जाता? खराद मशीन, मशीन टूल्स, कास्ट कार मशीन, वुड वर्किंग मशीन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? तीव्र गति से चलेगी, जल जाएगी, बंद हो जाएगी, शोर करेगी। तो बच्चों क्या होगा? तीव्र गति से चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर डैश डैश का हिस्सा, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी मोटर। कम्यूटेटर जो होता है डीसी मोटर का हिस्सा होता है। और इंडक्शन मोटर पे आपका स्लिप रिंग यूज़ होता है। क्या होता है? स्लिप रिंग यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क डैश डैश होता है, बहुत कम होता है, शून्य होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है। तो जो आपकी सीरीज डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है बच्चों? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। तो उसमें हाई आंसर बिल्कुल सही है, उच्च बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिश धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश डैश बनाता है। तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त, भार बदलने के लिए अनुपयुक्त, कम खर्चीला, कम अपव्ययी। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा मोटर कब अतिचालित होती है? भार में वृद्धि होने पर, क्षेत्र के खुले होने पर, आर्मेचर धारा के खुले होने पर, भार हटने पर। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि जो डीसी मोटर होती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वो लोड पर भी डिपेंड करती है। तो अगर हम सडनली बाहर हटा देंगे, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा मोटरों में स्टार्टर डैश डैश के लिए आवश्यक है। मोटर चालू करने, मोटर में तेजी लाने, फ्यूज को उड़ने से रोकने, अतिरिक्त प्रवर्तन धारा को बचने। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो क्या होती है मोटर, जो डीसी मोटर्स होती हैं उनमें स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू हाई होती है। करंट क्या होती है? हाई होगी। करंट हाई होगी जिसके कारण क्या होगा? वाइंडिंग जल सकती है। वाइंडिंग क्या हो सकती है? जल सकती है। और फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। ठीक बच्चों, जिसके कारण क्या होगा, जब स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वाइंडिंग जल सकती है और उसका टार्क भी क्या हो जाएगा, क्योंकि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर क्या होगा, मोटर में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा? टार्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जो टार्क की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वो फाउंडेशन को भी उखाड़ सकती है और वाइंडिंग भी जल सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर कई प्रकार का होता है। 2 पिन स्टार्टर होता है। क्या होता है बच्चों? 2 पिन स्टार्टर होता है। 3 पिन स्टार्टर होता है। 4 पिन स्टार्टर होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें कई रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सीरीज में लगे होते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? करंट को स्टार्टिंग में
कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए बल आघूर्ण डैश डैश होता है। आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक और गति के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? गति के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला नियम है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, एम्पियर का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कॉग स्क्रू नियम। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। और डीसी जनरेटर के केस में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये बच्चों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की इलेक्ट्रिकल दक्षता निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? इनपुट पावर माइनस कुल लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर माइनस इनपुट लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो इफ़िशियंसी होती बच्चों, ये क्या होती है? आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। हम आउटपुट को क्या लिख सकते हैं? इनपुट पावर में से अगर हम लॉसेस को घटा दें तो आपकी आउटपुट पावर हो जाएगी इनपुट पावर माइनस लॉसेस, टोटल लॉसेस अपॉन इनपुट पावर। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या के समान होती है। पोल संख्या के 1.5 गुना, पोल संख्या के दुगनी, पोल संख्या की संख्या और पोल संख्या की से दुगनी। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग में क्या होता है बच्चों? अगर लैप बाइंडिंग है, अगर लैप बाइंडिंग है तो क्या होगा? A बराबर P होगा। मतलब जो समांतर पथों की संख्या क्या होगी? वो पोल्स की संख्या के बराबर होगी। अगर वेव बाइंडिंग है बच्चों, अगर वेव बाइंडिंग है तो A बराबर 2 होगा। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? तीसरा बिल्कुल सही है, पोल की संख्या के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या प्रभाव होता है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, घटती बढ़ती है? तो बच्चों आंसर क्या होगा? घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर डैश डैश होता है, बहुत कम होता है, लगभग 200 ओम होता है, 250 ओम से 300 ओम होता है, तो बहुत उच्च होता है। तो बच्चों इनसे आंसर क्या होगा? बहुत कम होता है। अगर बहुत कम होता है इसलिए बच्चों क्या होता है? करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? एलईडी, ट्रांसफार्मर, दहन इंजन, CFL। तो बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, वो क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? डीसी वितरण पर आधारित ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए
मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तीनों ट्रांसफार्मर बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि स्टेप डाउन के बारे में पहले पढ़ेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें N1 के जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, N2 से ज़्यादा होते हैं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 110 वोल्ट मिलेगा। वो टर्न्स पे डिपेंड करता है किस अनुपात में टर्न्स हैं। ठीक, अब चलिए बात करेंगे स्टेप अप की ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होता है, N2 बड़ा होता है N1 से। मतलब अगर N1 पे टर्न्स कितने हैं आपके 220 सप्लाई सॉरी अगर आप 110 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट पे कितना आपको मिलेगा, 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें क्या होता है, नो लॉसेज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नो लॉसेज होते हैं, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप, 100% इफ़िशियंसी, 100% इफ़िशियंसी। तो बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में यदि प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, ठीक है, तो यह किस प्रकार, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसके नियमन, दक्षता और तापन की जानकारी देता है। खुला परिपथ जांच, बैक टू बैक जांच, हाफ किशन जांच, लघु परिपथ जांच। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बैक टू बैक जांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिणाम में 9 हानियाँ पाई जाती हैं। कोर में, वाइंडिंग में, कूल चालक तेल में, मुख्य टैंक में। देखिए आयरन लॉसेज जो होती हैं बच्चों, आयरन लॉसेज जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, कोर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, कोर में। आयरन लॉसेज दो होते हैं, एक होता है आपका एडी करंट लॉस, दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए एडी करंट लॉस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लैमिनेट करते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं। और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हमको सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक, और बच्चों जो कोर वाला मतलब आयरन लॉसेज जो होती है इनको कोर लॉसेज भी कहते हैं। ये क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। क्या होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं। अब आते हैं जो आपकी कॉपर लॉसेज होती हैं, कॉपर लॉसेज वो कहाँ होती है बच्चों, ये वाइंडिंग्स में होती है। कहाँ होती है, वाइंडिंग्स में होती हैं। और ये क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, लोड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती हैं, लोड पे डिपेंड करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणाम मित्र को 110 वोल्ट सप्लाई धारा आपूर्ति की जाती है। द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है V2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, N2 क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। चलिए 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा AC सप्लाई से आपूर्ति की जाती है। द्वितीयक वोल्टता ज्ञात करना है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखा जाए तो N2/N1 इज इक्वल टू होता है V2/V1। यहाँ पे आपको N2 वैल्यू क्या दी है, ये दी आपको 200 और इसकी वैल्यू दी है 800। आपको द्वितीयक वोल्टेज निकालना है और V1 की वैल्यू क्या दी इन्होंने, 110। तो यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 200 गुणे 110/800। ये कैंसिल हो गया 4,
तो 110 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका आएगा तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 110/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27.5 आएगा, 27.5। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो होगा ये 25 वोल्ट के बराबर होगा, 25 वोल्ट के बराबर हो। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका 25 वोल्ट इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? प्राथमिक वाइंडिंग से, द्वितीयक वाइंडिंग से, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों से, सीधे हाई टेंशन लाइन से। तो बच्चों आंसर क्या होगा द्वितीयक वाइंडिंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधक को डैश डैश भी कहा जाता है, VV, TT, YY, डेल्टा डेल्टा। तो बच्चों आंसर क्या होगा TT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, 4 वाइंडिंग होती है, 1 वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बच्चों एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है बच्चों? सिंगल वाइंडिंग होती है। इसी वाइंडिंग से हम प्राइमरी सेकेंडरी का यूज़ करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा सिंगल वाइंडिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार के माप यंत्र का उपयोग डीसी के मापन के लिए नहीं किया जा सकता? हॉट वायर, चल लौह, प्रेरण, स्थायी चुंबक बल, कुंडलन। तो बच्चों आंसर क्या होगा प्रेरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मापन के लिए वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा आपूर्ति के साथ परिवर्तन होनी चाहिए, आपूर्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए, परिणाम के साथ परिवर्तित, आर्द्रता के साथ परिवर्तित। तो बच्चों से आंसर क्या होगा आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? निम्न प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध। तो बच्चों आंसर क्या होगा उच्च प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर की रेंज को एक डैश डैश मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है? निम्न, मध्यम, उच्च, अत्यंत उच्च। तो बच्चों आंसर क्या होगा निम्न। निम्न इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चल लौ प्रकार के एमीटर में कुंडली में डैश डैश होती है। पतले तार और फेरों की अधिक संख्या, मोटे तार और फेरों की कम संख्या, पतले तार और फेरों की कम संख्या, मोटे तार और फेरों की अधिक संख्या। तो बच्चों आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 500 स्लिप पर चलती है। इसकी तुल्यांक की गति क्या होगी? ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अब देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दिया है। ये आपको दी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे पोल कितने दिए हैं 2, पी की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, आपसे तुल्यकालिक गति पूछ रहा है। तो तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 120 पोल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हुई 50, पोल आपके 2, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 5 30 3000 RPM। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 60 के कोण पर होते हैं, एक दूसरे से 180 के कोण पर होते हैं, एक दूसरे से 120 के कोण पे होते हैं, एक दूसरे से असमान कोणों पे। तो बच्चों क्या होगा 120 के कोण के डिफरेंस एंगल पे डिफरेंस पे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किससे बचने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? क्रॉलिंग, आर्द्रता हानि, संक्षारण, तापन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रॉलिंग से बचने के लिए हम लोग टेढ़ा कर देते हैं। चलिए, डैश डैश स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, स्टेप डाउन स्टार्टर, ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डोल, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति दी जाती है। यदि स्लिप इतनी है तो रोटर की गति क्या होगी? तो चलिए इसको निकालते हैं बच्चों। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, इसमें क्या दिए आपको? पोल आपको दिए हैं 8, ये 8 पोल दिए हैं। वोल्टेज आपको कितना दिया है? 400 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको? 50 हर्ट्ज दी है। स्लिप आपको एस की वैल्यू कितनी दी है? 4%, मतलब 4/100। आपसे क्या पूछ रहा है? रोटर की NR पूछ रहा है, NR। ठीक, तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे? NS की वैल्यू निकालेंगे। तो NS इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। तो 120, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 होगी, पोल आपके दिए 8, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 750। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 850। देखिए 120 गुणे 50 फ्रीक्वेंसी और 8 पोल होगी। अब देखिए R जो होता है, NR होता है, ये होता है NS × 1 - S होता है। ठीक है, तो देखिए NS की वैल्यू क्या होगी? 750, ये 1 हो गया, और S की वैल्यू 4/100 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 750 गुणे ये हो जाएगा 100 - 4/100। तो इसको सॉल्व करेंगे 750, तो ये हो जाएगा 96/100। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 720 RPM। कितना आएगा? 720 RPM। तो आपका 720 RPM बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहाँ डैश डैश की आवश्यकता होती है। मध्यम शक्ति कारक, उच्च प्रारंभिक टार्क, मध्यम प्रारंभिक करंट, कम प्रारंभिक करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च प्रारंभिक टार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है एल्युमिनियम का, कार्बन का, कॉपर का, फास्फोर, ब्रॉन्ज का। तो क्या इसका बना होता है? फास्फोर और ब्रॉन्ज का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप डैश डैश की सीमा में पाया जाता है। 1 से लेकर 100%, 5 से लेकर 10%, 1 से लेकर 10%, 1 से लेकर 5%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 से लेकर 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में टार्क निम्नलिखित किसके समानुपाती है? स्लिप के 1/s के, S² के 1 - S के। तो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बच्चों आपको UPPCL TG2 में सिलेक्शन लेना है तो मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेक्चर्स को देखते चलिए, समझते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अन्यथा आप का तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे उनका भी भला हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता निम्नलिखित में से किस में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? मिक्सर ग्राइंडर में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, ड्रिलिंग मशीन में, सिलैग मशीन में। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते? प्रतिष्ठंभ मोटर, प्रतिष्ठंभ मोटर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में।
रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, डीसी शंट मोटर, सेथिल मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? यूनिवर्सल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुण उच्च होता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सैडेड पोल मोटर, इसको छादित ध्रुव मोटर भी कहते हैं, प्रतिरोध स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डैश डैश होती है। डीसी शंट मोटर, तुल्यकालिक मोटर, डीसी सीरीज मोटर, प्रेरण मोटर। बच्चों आंसर क्या होगा? ये एक सिंक्रोनस मोटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। एसी श्रेणी मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, संधारित्र प्रवर्तित मोटर, शंट मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एसी सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू सीलिंग पंखा डैश डैश का एक उदाहरण है। एकल फेज प्रेरण मोटर, दो फेज प्रेरण मोटर, डीसी मोटर, ब्रश रहित डीसी मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? दो फेज प्रेरण, एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। स्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छेद करने वाली मशीन के लिए, छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे, फैन और के लिए, कपड़े धोने वाली मशीन के लिए, पीसने वाली मशीन के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें ऑप्शन आपका सेकंड सही है, छत वाले पंखे और टेबल फैन के लिए। चलिए बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डैश डैश के द्वारा बदला जा सकता है। चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव, फेज के क्रम उलटकर, संधारित्र टर्मिनल को परस्पर बदलाव, फेज और न्यूट्रल के। तो बच्चों आंसर पहला बिल्कुल ऑप्शन सही है, चल या प्रारंभिक वाइंडिंग के टर्मिनल को किसी एक में से बदलाव पे। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों मेरे वीडियोस को जरूर देखिए। आप लोगों की मैं TG2 की तैयारी करा रहा हूँ, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज मोटर डैश डैश द्वारा संचालित होती है। सिंगल फेज डोल स्टार्टर से, पॉइंट स्टार्टर से, बिना स्टार्टर के, स्टार्ट डेटा स्टार्टर से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंगल फेज डोल स्टार्टर। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट बी बताया है। एक दो दिन में मैं आपको पार्ट सी भी बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए UPPCL TG2 के लिए 25 मॉडल पेपर्स बनाऊंगा। जो इस मॉडल पेपर्स को पढ़ लेगा वो निश्चित तौर पे UPPCL में सेलेक्ट हो जाएगा। मॉडल पेपर UPPCL के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार जो है आपका मॉडल पेपर जो है मैं 150 क्वेश्चंस का बनाऊंगा। 150 क्वेश्चंस का बनाऊंगा। 150 क्वेश्चन को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये मॉडल पेपर्स देख लेते हैं, मैं 25 मॉडल पेपर्स बनाऊंगा। अगर ये मॉडल पेपर सारे आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको UPPCL TG2 की नौकरी मिल जाएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब शेयर करिएगा और मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा जिससे और सबकी भी तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में धारा के विपरीत को कहा जाता है?
प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, चालकता, प्रेरकत्व। देखिए किसी चालक में अगर कोई करंट फ्लो होती है तो क्या करता है, रेजिस्टेंस का विरोध करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, विरोध करता है। रेजिस्टेंस जो होता है करंट का विरोध करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रतिरोध बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोन या CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के अग्निशामक का डैश डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया था। ये UPPCL TG2 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस दिया है, तरल सामग्री में लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग, ठोस सामग्री में लगने वाली आग, पेट्रोलियम पदार्थों की गैस से लगने वाली आग। तो आपका जो हैलोन टाइप का होता है इसको हम लोग CTC प्रकार का भी अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये क्या होता है, सभी प्रकार की आगों में यूज़ होता है। इसका प्रयोग जो होता है हम सभी प्रकार की आगों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बिजली से लगने वाली आग। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, बिजली से लगने वाली आग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटकों से त्वचा जल जाएगी। ये भी आपका UPPCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 10 एम्पियर, मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, 200 मिली एम्पियर पे क्या होगा, स्किन इंसान की जल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास डैश डैश होना चाहिए। वायर मैन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो बच्चों उसके पास इसके क्या होना चाहिए, वायरमैन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। केवल DC परिपथ पे, केवल AC परिपथों पे, AC और DC दोनों परिपथों पे, गैर रेखीय परिपथों पे। तो बच्चों जो आपका ओम का नियम होता है ये बच्चों क्या होता है, दोनों पर लागू होता है। AC पे भी लागू होता है और DC पे भी लागू होता है। ठीक है, देखिए ओम का नियम कौन कौन फॉलो करता है ये भी आप जान लीजिए। रेजिस्टेंस हो गया आपका, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये क्या करते हैं, ओम्स के नियम को फॉलो करते हैं। ओम्स का नियम, ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन आपका क्या हो गया, डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया और आपका रेक्टिफायर हो गया। ये सब क्या करते हैं, ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ डज नॉट फॉलो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है। ये आपका DMRC में 2020 में क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन दिया है आपको I²R²T I/RT जूल, I²RT जूल, I²RT² जूल। देखिए जो ओम का नियम है, जो जूल का नियम है, जूल का नियम क्या होता है, H = I²RT। ये आपका जूल का नियम है। और सही तरह से देखा जाए तो ये जूल का नियम ये होता है I²RT। ये जो आपका होता है ये जूल का नियम है। तो इस हिसाब से आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है, I²RT जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम पर मीटर, ओम मीटर, मीटर पर ओम, 1/ओम मीटर। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1000 वाट की विद्युत प्रेस आयरन प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम कर रही है, मतलब 2 घंटे के लिए इससे कपड़ा प्रेस किया जा रहा है बच्चों। यदि विद्युत दर 2 रुपये प्रति यूनिट है तो जनवरी माह के लिए विद्युत प्रेस का इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा। देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे आपको पावर दी है कितनी 1000 वाट, टाइम कितना दिया है 2 घंटे, और आपको अब देखिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में दिन कितने होते हैं, जनवरी में दिन होते हैं 31। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे H निकालेंगे तो H इक्वल क्या हो जाएगा P इंटू T अपॉन 1000, यही तो होगा बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, P आपको कितने दिया है 1000, ठीक, टाइम कितना दिया आपको 2 घंटे, और यहाँ से दिन से गुणा कर देंगे 31 आ जाएगा अपॉन 1000, जिसको सॉल्व करेंगे आपका क्या आएगा 62 है। तो इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब आपको महीने का बिल निकाला है तो इतनी यूनिट हो गई आपकी। अब आपसे पूछा है कि 2 रुपये यूनिट के हिसाब से कितना बिल होगा, तो इसको यूज़ कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 62 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 124 यूनिट आएगा, रुपये आएगा, कितना आएगा 124 रुपये आएगा। और आपको ऑप्शंस क्या दिए चलिए देख लेते हैं, रुपये 124, रुपये 122, रुपये 120, रुपये 128। तो बच्चों आपका आंसर 124 आया, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो विभवांतर जो विसंवहन के भंग का कारण होता है डैश डैश कहा जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, परमिटिविटी प्रतिरोधकता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। आंसर क्या होगा बच्चों आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है, चांदी, सोना, लोहा, कॉपर। चलिए पहले देख लीजिए कौन क्या होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर बच्चों क्या होता है, चांदी होता है। चांदी के बाद आपका आता है कॉपर, उसके बाद आता है आपका सोना, उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, ठीक। तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या है, चांदी, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है, 20 ओम, 50 ओम, 10 ओम, 5 ओम। तो जो केबल होता है उसका जो सर्ज वोल्टेज होता है, ठीक, सर्ज प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है 50 ओम होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लचीले के कारण बल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है, ठीक है। मान लीजिए आपको जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं अगर उस पर ज़्यादा भी प्रेशर पड़े तो उसके अंदर लचीलापन ज़्यादा हो, वो कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं फाइबर, विद्युत रोधी टेप, ग्लास फाइबर, पीवीसी। तो आंसर क्या होगा आपका पीवीसी। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग तत्वों के तार डैश डैश के बने होते हैं, मैग्नीन, यूरेका, फ्लैट नाइक्रोम, टंगस्टन। तो बच्चों नाइक्रोम का हम लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हीटर होता है, हीटर में जो वायर यूज़ होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किससे बनी होती है, लौह लेपित, कॉपर क्रोड, लेड, इस्पात, निकिल। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, लौह लेपित कॉपर क्रोड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीट्यूड रिले डैश डैश भी कहा जाता है, थर्मल रिले,
हाइब्रिड रिले, इंडक्शन रिले, रीड रिले। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इंडक्शन रिले। जो मैग्नीट्यूड रिले होती है उसको इंडक्शन रिले भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्यूज़ का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है उसके पदार्थ और उसकी लंबाई, उसकी लंबाई और उसका व्यास, उसका पदार्थ और उसका व्यास, उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास। तो क्या होगा बच्चों? जो आपका फ्यूज़ का जो फ्यूजिंग करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके पदार्थ पे, जो मटेरियल यूज हो रहा है, लंबाई और व्यास पे डिपेंड करेगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। बच्चों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों की निश्चित तौर पे अच्छे से तैयारी होगी TGTO की। और अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए 25 मॉडल पेपर्स, कितने नहीं बच्चों? 25 मॉडल पेपर्स, 25 मॉडल पेपर्स मैं बनाऊंगा। मॉडल पेपर UPPCL TG2, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो आप निश्चित तौर पे TG2 में सेलेक्ट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इस ELCB का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। मैं लिख देता हूँ, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। ठीक है, और MCB का पूछता है, MCB का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपसे कभी कभी MCB का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ELCB का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब डैश डैश लघु स्थिति हो, शॉर्ट सर्किट हो, दोषयुक्त स्थिति हो, अतिभार स्थिति हो, कोई नहीं। तो बच्चों इनसे आंसर क्या होगा? दोषयुक्त स्थिति हो, मतलब कोई फॉल्ट आ गई हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बैटरी की क्षमता को मापा जाता है एम्पियर आवर, वाट, एम्पियर, वाट आवर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एम्पियर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ आपको बताता हूँ कि कुछ और भी होते हैं जिनकी पूछ लेता आपसे किस में रेटिंग होती है। जैसे आपसे पूछ लेगा ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होगी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछ लेगा आपसे। तो बच्चों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो KVA में होती है। आपसे अल्टरनेटर की रेटिंग पूछ लेगा, अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होती है बच्चों? KVA में होती है। बैटरी की क्या होती है? एम्पियर आवर में होती है, AH बोलते हैं। आपसे पूछ लेगा मोटर, जनरेटर की, तो ये होती है आपकी किलो वाट में। आपसे पूछ लेगा फ्यूज़ की रेटिंग, फ्यूज़ की रेटिंग क्या होती है? एम्पियर में होती है। तो बच्चों ये सब रेटिंग आपको याद करनी पड़ेंगी, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ भी किसी की भी रेटिंग पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? इनकम्प्लीट चार्जिंग, हैवी चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इनकम्प्लीट चार्जिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा एसिड बैटरी में डैश डैश को विद्युत अपघट स्वरूप उपयोग किया जाता है NaOH, H2SO4, HCl, LiSO4। तो क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से आंतरिक प्रतिरोध का घटना, आउटपुट वोल्टेज का घटना, आउटपुट वोल्टेज का बढ़ना, करंट कैपेसिटी बढ़ती है।
तो वोल्टेज जो सीरीज़ में हम सेलों को कर देते हैं तो आपका वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज आपका बढ़ेगा। और अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगी, करंट बढ़ेगी, करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बैटरी चार्जर डैश डैश होता है, चॉपर होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर होता है, डिस्टकारी होता है। तो बच्चों क्या होता है, जो आपको जो बैटरी चार्ज क्या होता है, जो बैटरी चार्जर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर मतलब डीसी, मतलब क्या होता है, डिस्टकारी। रेक्टिफायर क्या करता है बच्चों, रेक्टिफायर क्या करता है, ये भी आप जान लीजिए रेक्टिफायर का काम क्या है। ये क्या करता है, ये रेक्टिफायर हो गया आपका। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ए टू डीसी। और जो एक्चुअली चार्जर जो होता है बच्चों, उसको डीसी चाहिए होता है, ठीक है। तो डीसी चाहिए, बैटरी को क्या होती है, डीसी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर क्या करता था, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न में से किसमें परिवर्तन होने पर बदल सकती है, प्रतिरोध, प्रयुक्त वोल्टेज में, धारा, तापमान में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, तापमान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये पूछा गया है, एक टेस्ला बराबर डैश डैश वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 होता है, 10 होता है, 0.1 होता है, 100 होता है। तो एक टेस्ला बराबर होता है बच्चों, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आंसर आपका क्या है, पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, परमानेंट मैग्नेट डैश डैश से बना होता है, एल्निको से बना होता है, सेरेनियम कोबाल्ट से बना होता है, नियोडीमियम से बना होता है, सभी। तो बच्चों जो आपका परमानेंट मैग्नेट जो होता है, इन सभी से बनाया जाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है, रेयर अर्थ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कार्बन मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या है, फॉल्टी करंट, फैकल्टी करंट, फाकाल्ट करंट और वेरी करंट। तो आपका जो भंवर धाराएं हैं उनको हम लोग फाकाल्ट करंट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ज्यावक्रीय एसी वोल्टेज का शिखर मान इतना है, इसका आरएमएस मान क्या होगा। देखिए आपको बच्चों आई मैक्स की वैल्यू दी है, आई मैक्स की वैल्यू कितनी दी है, 220 वोल्ट दी है, आपसे आई आरएमएस की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आई आरएमएस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी आई मैक्स अपॉन √2 होती है, आई मैक्स अपॉन √2 होती है। तो आई मैक्स की बच्चों वैल्यू क्या दी है, 220 दी है, 220 को हम √2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या √2 को नीचे हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो उसको यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 220 अपॉन ये 2 हो जाएगा और √2, तो इसको भाग करेंगे तो 110। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 110 √2। तो आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 100 √2। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रूप गुणक डैश डैश का अनुपात होता है, औसत मान से शिखर मान, शिखर मान से औसत मान, औसत मान से आरएमएस मान, आरएमएस मान से औसत मान। तो बच्चों आपसे फॉर्म फैक्टर का रूप गुणक को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर।
तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये होता है आपका IRMS मतलब RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछता है कि पीक फैक्टर का मान फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों ये आपका क्या होगा, ये होगा I max अपॉन IRMS होगा। ठीक, ये दोनों हमने दोनों आपको अनुपात बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश डैश का बराबर है 3 फेज वोल्टेज, √3 फेज वोल्टेज और 1/3 वोल्टेज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, फेज वोल्टेज। देखिए अगर लाइन कनेक्शन है आपका अगर डेल्टा कनेक्शन है, सॉरी अगर आपका स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन, ये बच्चों आप ये चीज़ें याद कर लीजिए। अगर स्टार कनेक्शन है तो क्या होगा, लाइन वोल्टेज का मान √3 VPH होगा और इस कनेक्शन में लोड करंट और फेस करंट का मान क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है और जो लाइन करंट होती है वो क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ IPH होती है। अब जितनी भी मोटरें होती हैं बच्चों, जितनी भी मोटरें होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा में कनेक्टेड करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IE नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डैश डैश के होने चाहिए, जस्ते इस्पात, एल्युमिनियम और तांबा और PVC। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जस्ते इस्पात। अगर आप क्या प्लेट यूज़ करें जस्ते इस्पात की, तो आपका नट बोल्ट भी क्या होना चाहिए, जस्ते इस्पात का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रतिरोध को कम करने का तरीका है, इलेक्ट्रोड की गहराई कम करना, कई अर्थ इलेक्ट्रोड को श्रृंखला में जोड़ना, प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना, प्लेट का क्षेत्र को कम करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना। देखिए सीधा फंडा है बच्चों, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू घटानी है तो क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे प्लेटों के क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो प्लेटों की लंबाई बढ़ा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PN संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई डैश डैश होती है, पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाया हूँ। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला इसी में देखते हैं। PN संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई डैश डैश होती है, 0.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 1 माइक्रोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड प्रयोग होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड प्रयोग होता है, वैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, जीनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, जीनर डायोड। देखिए जीनर डायोड बच्चों ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है। जो जीनर डायोड होता है बच्चों, जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड, ये क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। बाकी सारे जो डायोड होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये स्पेशल टाइप का डायोड है जो रिवर्स बायस में काम किया जाता, रिवर्स बायस में काम करता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब वह क्या करता है, अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, धारा रोकता है, धारा प्रवाहित करता है, अधिक वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि
जीनर डायोड को छोड़ के बाकी सारे डायोड जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, मतलब फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होते हैं, और कंडक्ट हो गए तो करंट तभी फ्लो होगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, धारा प्रवाहित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन पर क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है। नॉर्मल कंडीशन पे बच्चों क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इसको कंडक्टर, एक्चुअली क्या है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर और इंसुलेटर के दोनों गुण पाए जाते हैं। ये क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर, इसमें क्या होता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में बच्चों ये क्या होता है, ये एक इंसुलेटर की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। इसको कंडक्टर बनाने के लिए दो मेथड है, या तो इसको हीटिंग की जाए या तो इसमें डोपिंग की जाए, मतलब आप दूसरा कोई मटेरियल इसमें मिलाएं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा, पहला मेथड जो है आपसे यही बोल दे रहा है, कह रहा है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो जब इसको गर्म कर देंगे तो ये क्या होगा, इंसुलेटर से कंडक्टर की ओर बढ़ेगा, तो मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य डैश कम करना है। देखिए पहले जान लीजिए कि हम लोग फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं। जो रेक्टिफायर से हमको एसी मिलती है, रेक्टिफायर से जो हमको एसी मिलती है उसमें क्या होते हैं, जो डीसी मिलती है, रेक्टिफायर से हमें जो डीसी मिलती है उसमें क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट एसी के रह जाते हैं, मतलब हमको प्योर डीसी नहीं मिलती, प्योर डीसी नहीं मिलती है। तो उन एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए हम लोग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया है कि रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य क्या है, कम करना है। देखिए एक कैपेसिटर फिल्टर भी होता है, एक इंडक्टर फिल्टर भी होता है, कई फिल्टर होते हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन दिया है, हार्मोनिक्स, आयाम, आवृत्ति और मिका रिपल। तो वही है, रिपल मतलब क्या होता है, वही आपके एसी कंपोनेंट को हटाना। तो इसमें आंसर क्या होगा, ओर्मिका या रिपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक द्विदिशीय उपकरण है, SCR, LA, SCR, डायोड, ट्रायक। द्विपक्षीय मतलब दोनों दिशाओं में कंडक्ट होता है, ठीक है। तो आपका ट्रायक जो है दोनों दिशाओं में कंडक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंखों के इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर निम्नलिखित के बनाए जा सकते हैं, गेट्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ट्रायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी डिवाइस में हाईएस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग है, UJT, BJT, IGBT, मॉसफेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, IGBT में क्या होती है, हाईएस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम है, DRM है, EEPROM है और कैशे है। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन्वर्टर का कार्य क्या है, AC को AC में बदलना, DC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना, AC को DC में बदलना। तो बच्चों आंसर क्या है,
जो आपका इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी बदलता है, और जो आपका रेक्टिफायर होता है बच्चों, इन्वर्टर जो होता है बच्चों, इन्वर्टर ये क्या करेगा, डीसी टू एसी करेगा, डीसी टू एसी करेगा। और जो आपका रेक्टिफायर होगा वो क्या करेगा, एसी टू डीसी करता है। ठीक बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जो देखिए, मैं आप लोगों की TG2 की तैयारी करवा रहा हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इससे आपका और आपके जानने वालों का भला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बिट के समूह को कहा जाता है, बिट, निबल, बाइनरी, बाइट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, निबल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक रैम में संरक्षण तत्व होता है, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। देखिए फ्लिप फ्लॉप का काम हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेमोरी स्टोरेज के लिए करते हैं। फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी स्टोरेज के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड गेट डैट डैश होता है, रिलैक्सेशन सर्किट, मेमोरी सर्किट, अनुक्रमिक सर्किट, संयोजन सर्किट। तो जो गेट होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, 800 वाट, 100 वाट, 1000 वाट, 500 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 800 वाट बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों ये मैं TG2 का मॉडल पेपर जो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, TG2 के लिए 25 मॉडल पेपर बनाऊंगा बच्चों। इसमें 25 मॉडल पेपर, जो कि क्या होते हैं, एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन को मैं 3 पार्टों में बनाऊंगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आज मैं आपको पार्ट ए बना रहा हूँ, कल मैं आपको पार्ट बी बताऊँगा, और इसी बात पार्ट सी बताऊँगा। आप निश्चित तौर आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए, शेयर करिए और TG2 की तैयारी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू तार के स्थापन के लिए डैश डैश तक के भार को प्रवाहित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए, 4.5 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट और 6 किलोवाट। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा, 3 किलोवाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रल वायरिंग में प्रयुक्त तार का रंग होता है, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। तो बच्चों येलो, ब्लैक होगा। आप चलिए ये भी जान लीजिए, अगर 3 फेज सप्लाई है आपकी तो इसमें 3 क्या होते हैं, R, Y, B। अगर हम आपको एक पहले फेज़ के लिए लेंगे तो वहाँ पर रेड वायर यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, रेड वायर यूज़ करेंगे। अगर हम सेकंड फेज़ के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे येलो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू। अर्थ के लिए बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, अर्थ के लिए हम लोग ग्रीन कलर लेते हैं। अर्थ के लिए हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, ग्रीन कलर लेते हैं। और न्यूट्रल के लिए हम लोग ब्लैक लेते हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कंड्यूट एल्बो समानता कहाँ लगाई जाती है, सीधे प्रवाह पर, कनेक्शन की टैपिंग पर, तीखे मोड़ों पर, दीवारों से दूर। तीखे मोड़ों पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को लैमिनेट करते हैं, जनरेटर का भार कम करने के लिए, कोर को कुचालक बनाने के लिए, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, सहतील हानियों को कम करने के लिए। तो बच्चों देखिए, समझ लीजिए, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका जनरेटर हो, जो कोर होती है, कोर को हम लोग लैमिनेट करते हैं, किस लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट
एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस को क्या बोलते हैं? भंवर धारा। और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हम लोगों की हिस्टोलिसिस लॉस हानियाँ कम होती हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोर होती है उनकी मोटाई कितनी होती है, ठीक है। तो जो कोर की मोटाई होती है वो होती है 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आज बच्चों मैंने आपको TG2 का मॉडल पेपर 1 का पार्ट ए पढ़ाया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। पार्ट बी जो है मैं आपको कल बताऊंगा। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते चलिए, पढ़ते चलिए और TG2 की तैयारी करते रहिए। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।